नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हम आज हमारे चर्चा का विषय है कि बागी कह लें और बागी कह रहे हैं कि हम बागी नहीं, हम तो क्रांतिकारी थे। राजेंद्र राणा का कहना हम क्रांतिकारी थे, हम क्रांति लाए। कहीं न कहीं जागे मुख्यमंत्री जो मनमानी कर रहे थे, अब उन्होंने उस मनमानी पे रोकथाम लगाई है, लेकिन उनको शहादत होना पड़ा उनको, क्रांतिकारियों को। लेकिन साथ ही ये दोनों सुधीर शर्मा पूर्व मंत्री और राजेंद्र राणा पूर्व विधायक, लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पे निशाना साध रहे हैं। आए दिन कोई न कोई नया आरोप लगा रहे हैं। तो क्या जनता का कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति बन रही है कि क्या सच में सुक्खू सरकार के 14 माह के कार्यकाल में बड़े घोटाले हुए हैं? मित्रों ने कितनी मौज की है? क्योंकि बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। रोज़ाना एक पोस्ट आती है, प्रेस नोट आता है और अब एक टेंडर भी कहीं न कहीं जो शिमला जल निगम का एक टेंडर है, जिसकी डीपीआर 472 करोड़ की थी, लेकिन उसको 920 करोड़ रुपए में दे दिया गया और आचार संहिता लगने से कुछ 2 दिन पहले कैबिनेट में उसपे मुहर लगाई गई और 100 करोड़ रुपया आचार संहिता के दौरान उस कंपनी को एडवांस भी दे जारी कर दिया गया। आखिर क्यों लगभग दुगने दामों में ये टेंडर आवंटित किया गया? वहीं कबाड़ के काम में कौन मुख्यमंत्री के करीबी इन्वॉल्व है, कौन सीपीएस इन्वॉल्व है, ये भी सवाल उठाए हैं। और सुबह ही राजेंद्र राणा ने एक और सवाल दागा है कि पावर डिपार्टमेंट, ऊर्जा विभाग जो है सरकार का, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने एक पुराने पत्र का ज़िक्र किया है और पत्र आया था जिसमें अधिकारियों के नाम भी लिखे थे। राजेंद्र राणा का कहना है कि जिस शिकायतकर्ता की ही जाँच शुरू कर दी गई है, जबकि जो उसने आरोप लगाए हैं उसकी जाँच कोई नहीं की जा रही है। तो आज हम इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे कि आखिर कितने बागियों के आरोपों में, बागी कह लें, क्रांतिकारी कह लें, इनके आरोपों में कितना दम है? तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। कीर्ति कौशल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल जी चूँकि एक बड़ा औद्योगिक गढ़ के ऊपर सवाल दागा है इन्होंने कि वहाँ पे वसूली हो रही है और मुख्यमंत्री के करीबी मित्र इन वसूली को अंजाम दे रहे हैं कुछ अधिकारियों के ज़रिए। और आपके सोलन में ही सारा औद्योगिक क्षेत्र है, बद्दी-बरोटी वाला नालागढ़ एरिया और वहीं कबाड़ के काम का भी ज़िक्र किया है। तो वहाँ पे क्या चल रहा है? ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पे क्या? 14 माह में आपने देखा कि इस तरह की व्यवस्था चल रही है कुछ? जी, कीर्ति जी। पथरेया जी पथरेया जी, मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे ये आरोप-प्रत्यारोप है, जैसे चुनाव आते हैं, चुनावों के दौरान पर ये आरोप-प्रत्यारोप देखने को अब आम तौर पे मिलते ही हैं। अब बात निकल कर आती है कि जैसे ये आरोप लगाए गए हैं, ये कब लगाए गए हैं? आरोप तब लगाए गए हैं जब पार्टी को छोड़ दिया है। तो उससे जी। पहले क्या जो पार्टी थी वो बिल्कुल पाक-साफ थी? क्या वो बिल्कुल ठीक ढंग से कार्य कर रही थी? और अचानक से ये क्या हुआ कि अगर भाजपा में अगर वो चले गए हैं तो उसके बाद में ये जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने बात की बीबीएन क्षेत्र की, जैसे भारत है वो एक सोने की चिड़िया कहा जाती थी पहले। जी। और आज की डेट में हिमाचल की जो सोने की चिड़िया है वो बीबीएन क्षेत्र है। और बीबीएन क्षेत्र हर सरकार के लिए एक अ, जैसे कहें कि पैसा कमाने का एक यंत्र है, वो बीबीएन कामधेनु क्षेत्र गाय है, है, क्योंकि कामधेनु गाय है इनके लिए काम सरकारों के लिए, कामधेनु जो भी गाय। होती है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें ये है कि कोई भी सरकार रही है, उसको बीबीएन क्षेत्र से पैसा मिलता है, वो चाहे विकास के लिए मिलता है या किसी भी शेप में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर था। और इसीलिए विभिन्न क्षेत्र में हर मंत्री है, जो भी कोई मंत्री होता था, वो वहाँ पर लगातार अपने दौरे करता था, चाहे वो छोटा मंत्री है, चाहे बड़ा मंत्री है। आप 2007 से ये ले लीजिए कि वहाँ पर जो नेताओं का है आना-जाना और सिलसिलावार वहाँ पर लगा रहता है। और वो क्यों लगा रहता है? और क्या जो ये सुधीर जी हैं जिन्होंने आरोप लगाया, क्या वो बीबीएन क्षेत्र में दौरा नहीं करते थे? या पहले जब वो मंत्री थे तो वहाँ पर उन्होंने दौरे नहीं किए? दौरे हर एक मंत्री के रहे हैं। अब वो किस उद्देश्य से रहे, वहाँ के विकास के उद्देश्य से रहे होंगे या किसी और उद्देश्य से रहे होंगे, इसके बारे में टिप्पणी करना कठिन है, क्योंकि कोई भी अगर वहाँ पर कहें कबाड़ का काम, अरबों रुपए का काम वहाँ पर होता है और अरबों जी। रुपए का कंपनी डायरेक्ट किसी को ऐसे पैसा नहीं दे सकती, लेकिन ओबलाइज़ कर सकती है। तो वो कबाड़ का कार्य ही ओबलाइज़ करने का एक ज़रिया बनता है। क्यों जो भी वहाँ पर अगर कोई कबाड़ का कार्य करता है, तो वो जंक डीलर है, जंक डीलर को ही करते हैं। लेकिन बीच में
वो कोई ना कोई व्यक्ति डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसके थ्रू जो कबाड़ है वो रूट होता है। अब उसमें कौन से लोग शामिल हैं, वो किसके इशारे पर शामिल होते हैं और किस तरह से होते हैं, क्योंकि जो भी मंत्री बनते हैं, उनको सभी इन रूट्स का पता होता है और यही जो बात है, वो जो जानकारी है, वो अन्य अब विधायकों तक भी पहुँच रही है, जो बागी हो चुके हैं और अब वो जाके सरकार की पोल खोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो रूट्स है, वो कहाँ पर है और किससे जुड़ी हुई है और क्या ये पूरा जो कहें कि प्रकरण है, वो जो चल रहा है और इसमें जो जानकारियाँ हैं, लगातार नेताओं को भी मिल रही हैं। अब उसमें क्योंकि जब भी एक विशालकाय पेड़ होता है, जो मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि एक जी, विशालकाय पेड़ जब बरगद होता है, तो उसकी जो जड़ें हैं, वो बहुत अंदर तक चली जाती है। अब अगर बरगद का पेड़ ऊपर से हम काट देते हैं, तो जड़ें लगातार उनको यानी कि पेड़ को है फिर से बचाने का जो प्रयास है वो करती हैं और लगातार उनको कहें कि फीड करने का काम करती है। और इसी तरह से जो नेता है, बरगद का पेड़ बन चुके थे कांग्रेस में। वो चाहे वो राजेंद्र राणा है, चाहे वो सुधीर जी हैं, वो एक बरगद का पेड़ थे, वो अब कट गए हैं, वो और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन जो उनकी रूट्स हैं, वो अभी भी विभिन्न क्षेत्र में या पूरे हिमाचल में फैली हुई हैं, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं और जिसमें वहाँ के नेता भी शामिल हैं, लोकल जो नेता है वो भी शामिल होंगे और लगातार वो उन तक इन्फॉर्मेशंस भी पहुँचा रहे हैं कि कौन नेता है, क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है और अ, कहाँ से ये जो चल रहा है, कहाँ से नुकसान है वो जो कांग्रेस को पहुँचाया जा सकता है, तो लगातार ये फीडिंग भी चल रही है। तो ये वो जो जड़ें हैं, वो लगातार अभी भी चाहे अभी थोड़े टाइम पहले की बात कर लीजिए, जब सुधीर शर्मा जी ने और राजेंद्र राणा जी ने ये अपना इस्तीफा दिया है और या कहें कि वो कांग्रेस छोड़ गए हैं, तो उसके बाद में वहाँ पर जो कुछ कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने ही सीपीएस के खिलाफ में वहाँ पर मोर्चा भी खोल दिया और जी। सीपीएस की गाड़ी जी, मंत्री और सीपीएस के बीच में भी काफ़ी हुआ और हर्षवर्धन जी को पत्र लिखना पड़ा उस समय मुख्यमंत्री को कि बिल वहाँ पे उद्योग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव में है, कहीं न कहीं उगाही का अड्डा बना है। ऐसा भी ज़िक्र आया था कीर्ति जी। जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। ये उगाही का अड्डा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि इलीगल काम लीगल वे में जो होता है, वो वहाँ पर होता है और वो होता है ये कबाड़ के कारण, जंक डीलिंग के कारण और जंक डीलिंग का एक रास्ता है, जो कंपनियाँ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो मोबिलाइज़ करती हैं अपने नेताओं को, अपने अधिकारियों को और उनके नेताओं के और अधिकारियों के इशारों पर वहाँ पर जो ये जंक डीलिंग का है वो काम होता है और वो अपने जो दूसरे ओबलाइज़ करने वाले क्योंकि नेता खुद आगे नहीं जा सकते, वो बीच में कोई मीडियोकर रखते हैं, मिडमैन रखते हैं, कोई भी हो सकता है वो और उसको वो काम दिलवाते हैं, तो उसके थ्रू रूट होते हुए ये कार्य होता है। लेकिन जो कंपनी है और जंक डीलर है, जो लाइसेंस होल्डर है, उनके बीच में जो इनको एक कड़ी लाइसेंस है कौन वो देता है? कीर्ति जी, लाइसेंस अथॉरिटी कौन-सी है इनकी कबाड़ के काम वालों की? मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जी। जो जंक डीलिंग का जब काम होता है, उसका जो लाइसेंस वैसे तो जो भी जीएसटी लेता है, वो जंक डीलिंग का काम कर सकता है। जीएसटी उसको पे करना पड़ता है, लेकिन लेकिन एक पर्यावरण अलग से उनको भी रखना पड़ता है ध्यान में कई चीज़ों को उसमें, कबाड़ कोई भी जो खरीदता है। बिल्कुल, वो सारा ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन ये जो दिल्ली से ये रूट होते हैं, दिल्ली में ही इसके जो करोड़ों अरबों रुपए के जो बायर्स हैं, जो जंक डीलर हैं, वो वहीं पर लाइसेंस होल्डर हैं और लाइसेंस होल्डर वहाँ पर जैसे मान लो दिल्ली में बैठा हुआ है और एक कंपनी है वो बद्दी में लगी हुई है और उसके बीच में नेता लोग आ जाते हैं और जो नेता लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ, ये मेरा पर्सन है, इसको आपने एंटरटेन करना है और जो भी कबाड़ होगा इसके थ्रू यानी कि जाएगा और उसको पैसा बाँध दिया जाता है कि 2 लाख रुपए जी, दिया जाएगा। तो जी। 1 महीना बाँध दिया जाता है कि हाँ, भी महीने में ये एक मेरा पर्सन है, इसको बड़ा मोबिलाइज़ करना है, तो बड़ा उस तरह बड़ा से बड़ा काम है ये, मोबिलाइज़ बड़ा गड़ा है, कहीं न कहीं तभी आरोप लग रहे हैं। चलिए संजय जी से मैं जानना चाहता हूँ, संजय जी बागी कह रहे हैं कि हमें क्रांतिकारी कहो और क्रांतिकारियों ने मोर्चा खोल दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ और कहीं भी ये जो आरोप लगातार लग रहे हैं, ना उनके कोई मंत्री उसका जवाब दे पा रहे हैं, ना ही पार्टी दे पा रही है। अब आरोपों में उनके पास तथ्य भी पहुँच रहे हैं कहीं न कहीं से, क्योंकि जिस टेंडर का शिमला का ज़िक्र किया है, अभी चंद दिन पहले वो हुआ है, उसकी भी सीक्रेसी निकली है, कितनी बिड आई, क्या आई, किसने दी ये जानकारी? क्योंकि उनके पास जानकारियाँ पहुँच रही हैं छन-छन के।
एडीबी के प्रोजेक्ट की एक चर्चा करें तो सुधीर शर्मा ने उस पर भी बयान दागा। एक कॉन्फ्रेंस होनी थी चंडीगढ़ में, वो रुक गई उस कारण। और नादौन में जो मुख्यमंत्री जी का अपना गृह क्षेत्र है संजय जी, वहां पे आरोप लग रहे हैं कि जहां पे ये पर्यटन एडीबी के प्रोजेक्ट की पर्यटन गतिविधियां होनी है, उसके आसपास की विलेज कॉमन लैंड की खरीदो फरोख्त बड़े पैमाने पे हो रही है। इस तरह के काफी आरोप लग रहे हैं, लेकिन आपकी भाजपा चुप है, सिर्फ बागी बोल रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं जो शब्द आपने प्रयोग किया कि विधायक कह रहे हैं कि हम बागी नहीं क्रांतिकारी हैं, निश्चित रूप से सही कहा है। जब अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ 1857 में पहली क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति के जन्मदाता को भी जो है वो उस समय के शासक थे, उन्होंने बागी ही कहा था। लेकिन बगावत किसके लिए थी, सही के लिए या गलत के लिए? तो निश्चित तौर पे ये बागी नहीं है, इन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, उसके खिलाफ जाकर के जो तानाशाही की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू चला रहे थे, उस सरकार के खिलाफ बगावत करके निश्चित तौर पे एक क्रांतिकारी कदम जो है वो उठाया है। बहुत मुश्किल होता है एक सिटिंग विधायक को पद छोड़ करके जो है वो इतना बड़ा रिस्क लेना। दोबारा बने ना बने ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इतना बड़ा कदम उठाना और उसके सामने सरकार के और शासन के सामने प्रश्न चिन्ह पैदा करना उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर निश्चित तौर पर क्रांतिकारी कदम है। दूसरी बात आपने कही, मैं आपको बहुत पहले ले जाना चाहता हूं। आप ही के चैनल पे एक चर्चा हुई थी कि एक सीपीएस जो कि उद्योग विभाग से संबंधित है, उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर के आए कि जितने भी उद्योग बद्दी बरोटी वाला में लगे हैं, उनका जितनी भी रिक्रूटमेंट होनी है वो सरकार के थ्रू हो, जो कि दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता था। केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी प्रपोजल लेकर के आए कि उनकी मैनेजमेंट जो है वो नहीं देखेगी किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। उनकी जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो हिमाचल सरकार और विशेषकर उस एरिया से संबंधित प्रतिनिधि की कंसल्टेंसी के साथ जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। तो क्या उद्योग भागने नहीं थे? क्या उद्योगपतियों के मन में भय पैदा नहीं हुआ? तो ये सारे कदम आपने उस समय भी, और आप ही अभी चर्चा में आया है कि उस समय उद्योग मंत्री जो है उनको इंटरवीन करना पड़ा। उनको पत्रकारों ने, आप सब लोगों ने सचिवालय के भीतर सवाल किए कि ये कौन सी व्यवस्था सरकार लागू करने वाली है। तब उन्होंने सामने आकर के कहा था कि हम ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो लागू नहीं करेंगे, और ऐसा कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ये कोई नई व्यवस्था का स्वरूप लेकर के कोई आना चाहता है, लेकिन हम उसको सिरे से नकारते हैं। ऐसी किसी भी व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। तो क्या ऐसी व्यवस्था को लाने वाले जो लोग थे, क्या मुख्यमंत्री की उसमें मूक सहमति थी? क्योंकि मंत्री तो बोले, लेकिन मुख्यमंत्री उसके बावजूद भी नहीं बोले। तो निश्चित तौर पे ऐसा अगर कुछ होने जा रहा था तो मुख्यमंत्री की मूक सहमति ऐसी योजना के अंदर थी, और मुख्यमंत्री जो है वो चाहते थे कि ऐसा हो। अब वो किस दबाव में, किसके दबाव में, क्यों दबाव में वो रह करके चलना चाहते थे। और प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पे उद्योगपतियों के मन के अंदर पलायन की स्थिति भी बनी, और उनके मन में एक भय भी उत्पन्न हुआ। और किस तरह से बद्दी बरोटी वाला में किस तरह से जो है वो कौन किसको डॉन की संज्ञा दी जाती है, किस तरह से वसूली के धंधे वहां पे चलते हैं। भाई साहब ने भी अभी कहा कि वैध को अवैध और अवैध को वैध कैसे करके वहां पे चलाए जाते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से अपेक्षा की जाती है कि वो बड़ी योजनाएं लेकर के आए, प्रदेश के विकास की योजना लेकर के आए, प्रदेश में बेरोजगारी को कैसे समाप्त करना है इसके ऊपर काम करे। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री आज भी अगर बल्क ड्रग पार्क की बात करो तो मुख्यमंत्री पैसा केंद्र से आने के बावजूद मूक दर्शक बने हैं, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं करते। मेडिकल डिवाइस पार्क का काम स्टैंड स्टिल क्यों नहीं करना चाहते? एचपीसीएल का डिपो वहां पे ऊना में, उसके भीतर काम आना था। हिमाचल प्रदेश के हजारों नौजवानों को वहां पे रोजगार मिलना था, सरकार के खाते के अंदर पैसा आना था, लेकिन वहां पे ऐसी ऐसी शर्तें रख दी गई कि उनको पलायन करना पड़े। तो ये सारी चीजें जो है, अब आपने टूरिज्म कन्क्लेव की बात की, मैं आज बता सकता हूं आपको, अभी मैं आपके चैनल के ऊपर मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट आया था आपदा से पहले ही इसका किसको जाना है तय हो चुका था। मुख्यमंत्री जिस कंपनी को जाना है उससे मिलने के लिए
अपने निर्धारित कार्यक्रमों को छोड़ करके उस नेता के घर में, जहां जिस कंपनी को काम जाना है, उस कंपनी के अधिकारियों से, उनके मालिकों से मिलने के लिए पहले पहुंच गए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये घोटालों की जो भी सुधीर शर्मा या राजेंद्र राणा कह रहे हैं, उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसको हम अस्वीकार करें कि गलत कह रहे हैं। निश्चित तौर पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर आरोप नहीं लगे? क्या एक पावर कंपनी को लेकर के 25 करोड़ रुपए के लेन देन की बात नहीं उठी? और मीडिया के अंदर क्या वो चर्चा का विषय नहीं उठा? क्या मुख्यमंत्री ने उस पत्र को, उस सारे प्रकरण को क्या विभाग को या किसी अन्य एजेंसी को सौंपा कि उसके ऊपर जांच होनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने किसी भी एक कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कोई ऐसा एक्शन लिया जिससे प्रतीत होता कि मुख्यमंत्री साफ नियत से काम कर रहे हैं? क्या क्रैशर जब आपदा के बीच में पूरे प्रदेश के कांगड़ा जिला ब्यास के बेसिन पे लगे हुए जितने भी क्रैशर थे वो बंद कर दिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के क्रैशर को बंद नहीं किया गया? क्या मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के क्रशर को नेशनल हाईवे की कंपनी के साथ नहीं जोड़ा गया? तो ये सारी चर्चाएं जो है ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जन्म देती हैं और भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है। इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि सरकार अगर परिवर्तित होती है, निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग जो है तब फिर कांग्रेस पार्टी चिल्लाएगी कि ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पे ये जितने भी प्रकरण हुए इनकी जांच जो है वो, क्योंकि प्रदेश की एजेंसी जो है वो नहीं कर सकती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी अधिकारी का किसी ना किसी से मेल जोल होता है, इसलिए निश्चित तौर पे इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री आज चुनाव चला हुआ है, मुख्यमंत्री अगर साफ दामन के हैं तो मुख्यमंत्री को घोषणा करनी चाहिए कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं इन आरोपों की जांच जो है वो हम प्रदेश की या किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अपने मुंह में दही जमा करके बैठे हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। 43 की सरकार, 43 विधायकों की सरकार को 34 पे ला करके खड़ा कर देते हैं मुख्यमंत्री, और वही लोग जो सरकार में बैठ करके देख रहे थे, सरकार के भ्रष्टाचार को देख रहे थे, वही लोग आज आरोप लगा रहे हैं। और किसी भी आरोप के अंदर कहीं भी कोई किसी तरह का झूठ नहीं है। मुख्यमंत्री बताएं कि चुनाव चला हुआ है, कौन से अधिकारी हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन करके चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने टूरिज्म इन्वेस्टर मीट का आयोजन रख दिया? किस दबाव में है मुख्यमंत्री और सरकार और अधिकारी? जी चलिए, तौर पे कोई बहुत बड़े लेन देन को जो है वो छुपाने के लिए ऐसी चीजें जो है वो की जा रही है। तो इनके आरोपों के अंदर पूरी तरह से सच्चाई है, चाहे सुधीर शर्मा जी बोल रहे हैं, चाहे राजेंद्र राणा जी बोल रहे हैं, और बाकी भी विधायक, निर्दलीय विधायक और दूसरे विधायक, 4 दूसरे विधायक जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्रों के विकास कार्य रोके गए, जन संबंधी कार्य जो है उनको रोका गया है। तो निश्चित तौर पे जो है वो सरकार के अंदर ऐसी स्थिति बनना स्वाभाविक है। जी सांख्यान जी, सरकार के अंदर के चाहे अधिकारी हैं चाहे कुछ भी हैं, वो बागी बनाम क्रांतिकारियों के पास सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। लगातार टेंडर की सूचना चली जाती है, जो कि अभी कुछ दिन पहले हुआ कि उसमें कैबिनेट में कैसे गया, तो दुगनी कीमत पे क्यों दे दिया गया। कहीं ना कहीं जब उसकी कीमत तय की गई थी, भाजपा के शासन में वो रुका। फिर और आरोप लगते हैं कि जो नादौन के अंदर पर्यटन गतिविधियां शुरू हो रही हैं, उसके आसपास जो जगह चयन की गई है, प्रभावशाली लोग कॉमन विलेज लैंड की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने सस्ती जगहें उठा ली हैं, आगे वो बड़े दामों पे बेच रहे हैं क्योंकि वहां पे परिसर बनेंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पे सीधे आरोप लगा रहे हैं ये बागी, लेकिन पार्टी कहीं भी किसी भी फोरम पे नहीं दिख रही कि उनका जवाब दे, या मुख्यमंत्री खुद तो दे नहीं रहे हैं लेकिन मंत्री भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। जी सांख्या जी डॉक्टर साहब, धोखेबाजों को क्रांतिकारियों की संज्ञा देना कहीं पे मुनासिब नहीं है। इन्होंने ना 1857 की लड़ाई लड़ी है, ना इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में इनका कोई हिस्सेदारी रही है। इन्होंने सिर्फ जो किया है एक बड़ा धोखा किया है। और ये जो संज्ञा है क्रांतिकारी जो है एक बड़ा पवित्र शब्द है, ना इनकी कोई शहादत हुई है, और क्रांतिकारी शब्द कहना इनके लिए मेरे ख्याल में कदापि
ठीक नहीं होगा। नहीं, अब रहती है बात, तो मैं इन्होंने सीटें तो गवा दी, योग्य क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं है, इन्होंने धोखा किया है और इन्होंने धन बल, छल बल और सारा इस्तेमाल करके अब ये खुद बता दें कि भारतीय जनता पार्टी खुद बता दे कि इनका सौदा इन्होंने कितने में तय किया है। ये जो भ्रष्टाचार की बात आज मुख्यमंत्री जी के ऊपर, सुक्खू भाई के ऊपर जो आरोप ये लगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आज चुनाव है, जब इनके पास कहते हैं ना जो कहीं का नहीं रहता वो घर का ना घाट का, और जो घर का ना घाट का होता है उसको आप क्या बोलते हैं लोकोक्ति और मुहावरों में आप समझ सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो लोग हैं ये पहले इनकी जो अति ये ओवर एम्बिशियस लोग थे, ये ओवर एम्बिशियस होने के बावजूद, होना चाहिए राजनीति में ओवर एम्बिशियस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सकारात्मक प्रयोग को छोड़ के आप कहीं से भी किसी से पैसा खा के आज यहाँ इस दल में है, कल और आपको कोई पैसा देता है कल दूसरे दल में चले जाएं। नहीं, ये कोई क्रांतिकारी की संज्ञा नहीं है। अब जो भ्रष्टाचार की बात, ये आरोप ये लगा रहे हैं, अब चुनावों का समय है, अब इनके मुंह पे जो भी बनता है वो बोल रहे हैं। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को डेफामेशन का नोटिस दिया है, ठीक है, उसके अंदर मैं कहता हूं कि एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी साफ होके रहेगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहता हूं, आप एक एक करके एक एक चीज को बताता हूं। मंडी के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर नियुक्तियां किसने पैसे खाए और कैसे वो नियुक्तियां की गई। अब मैं आपको बताता हूं, यू ब्लॉक के अंदर कौन से मंत्री थे, जो यू ब्लॉक को यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है मंडी के अंदर, तो वहां पे कौन से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे जिनके हिस्सेदारी है, और वहां पे इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक भी वहां पे वक्तव्य नहीं दिया। उसके बाद धर्मशाला के अंदर इंडस्ट्रियल मीट होती है, वो इंडस्ट्रियल मीट के अंदर कितने करोड़ों रुपए के चपातियां और फुलके खाए जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनका जवाब दे पाएगी। अब आता हूं बीबीएन के अंदर, बीबीएन का जो बद्दी रोटी वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो मैं मानता हूं कि वहां पे जिसने भी कहा है उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि आपको 70% जो नियुक्तियां वो हिमाचली लोगों को देनी पड़ी है, और हिमाचलियों का हक है, और 30% जो है जो स्किल्ड लेबर बाहर से आनी है या जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो एक पॉलिसी है, इट इज ए पॉलिसी मैटर, और उसके अंदर कोई भी अगर बनता है तो उसके लिए परफॉर्मा है, पूरा का पूरा कानून बना है, पूरी गाइडलाइंस बनी है। अगर ऐसा कहीं होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज चुनाव है, उपचुनाव है और लोकसभा के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की जो निराधार कोशिश की जा रही है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हाँ, अगर इन्होंने किया, अब मेरे को ये बता दें कि सबसे इस सरकार के अंदर पिछले 15 महीनों के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई स्कैंडल हुआ है तो ये विधायकों की खरीद फरोख्त का स्कैंडल हुआ है। ये सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है ये इन्होंने किया है। इन्होंने कोई सकारात्मक प्रयोग नहीं किए, इन्होंने बड़ा इजी सा देखा, और मैं देखता हूं उसके लिए जयराम जी को, बिंदल जी को, नड्डा जी को, और जो भी यहाँ पे इनके जो भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार है, उनको, इनकी जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान है उनसे भी डांट पड़ी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितने के आरोप लगा रहे हैं, ये जैसे जैसे चुनाव का जो पारा जो है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो आरोप है ये लगते रहेंगे, जब तक कोई पुख्ता परिणाम सामने नहीं आते हैं। आपके पास आरटीआई है, कांग्रेस ने दिया है, आरटीआई के अंदर आप पुख्ता परिणाम लेके आए कि कहां से अंदर क्या कौन सी चीजें हो रही हैं। कीर्ति जी ने कहा कि कोई बहुत सी चीजें, मैं मानता हूं इस चीज पे, मैं इस चीज को मतलब दरकिनार नहीं कर सकता कि बहुत सी चीजें जो होती हैं वो किसी भी सरकार में है जो इलीगल होती है और लीगल तरीके से की जाती हैं। ये यहाँ की जो एक व्यवस्था की व्यथा है और ये उत्कंठा भी है, और उसके ऊपर पूरा सर्विलेंस भी होता है, लेकिन फिर भी वो इलीगल चीजों को लीगल तरीके से किया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी के समय की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हुआ है। आज दिल्ली की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, जिनको बेल आउट देना है, अदानी अंबानी को बहुत सी चीजें देनी है, तो एक कानूनी प्रक्रिया बना दी जाती है। लोकसभा के अंदर, एक पार्लियामेंट के अंदर जो है एक बिल पास कर दिया जाता है, और जो बिल पास कर दिया जाता है उसको एक कानूनी अमली जामा पहना के, और ये लोग चीजों को जो लीगल है उसको, जो इलीगल है उसको लीगल कर देते हैं। और ये तो मैं एक सवाल करूंगा। राजेंद्र राणा का कहना है जो मित्र मुख्यमंत्री के 14 माह पहले मारुति कार में पेट्रोल डलवाने के लिए दूसरों की तरफ देखते थे, वो आज करोड़ों की संपत्तियों के मालिक कैसे बन गए? क्या इस आरोप में भी कोई दम है? मैं ये पूछना चाहता हूं राजेंद्र राणा जी से कि 15 महीने पहले या 2 महीने पहले जब तक आप कांग्रेस के अंदर थे, आपने उन मित्रों को, अगर वो आपके इलाके से आते थे, आपने उनकी पेट्रोल में कितने का पेट्रोल आपने उनकी कार में
आप जो ये बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। ये जो बातें आप कर रहे हैं ये बिल्कुल निराधार बातें हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री, ये मित्र मंडली की जहां तक बात है, मैं इस चीज पे भी भारतीय जनता पार्टी का खंडन करता हूं। ये जितने भी लोग आज सरकार के अंदर नियुक्तियां हैं या मंत्री बने हैं या विधायक बने हैं, इन सबका के ऊपर है, इन सबका कोई ना कोई जो है के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे योगदान रहा है। कोई प्रवक्ता रहा है, कोई जनरल सेक्रेटरी रहा है पार्टी के अंदर, उन्होंने पार्टी को सींचा है। ऐसा कोई भी आदमी एक ऐसा बता दे जो पार्टी का पदाधिकारी नहीं था, जो पार्टी का काम नहीं किया है। तो ये मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव था और उस प्रोरोगेटिव के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको नियुक्त किया है। और ये एक चीज है, मैं आपको बता देता हूँ, आप ये देख लीजिए कि जयराम जी ने हेलीकॉप्टर में किन किन को घुमाया है। ये नहीं इनको भारतीय जनता पार्टी को दिखता। और राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा जी की जो भूमिका है उसके बारे में तो मैं साफ कह देता हूं, आज के पास उनके पास राजनीतिक तौर पे कोई जमीन बची नहीं है, कोई भी जमीन उनके ऊपर बची नहीं है। आज वो इतने मानसिक उसके अंदर है। देखो उनके साथ हुआ क्या, ट्रेजेडी देखो इन दोनों के साथ क्या हुई। इस सारी के सारी भूमिका जो थी बुनियाद इन्होंने गढ़ी। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ से हाईजैक होके ये चले गए तो ये सीआरपीएफ के दायरे में थे, उसके घेरे में थे। अब ना सीआरपीएफ छोड़े ना वो 5 स्टार होटल वाले छोड़े, अब जाए तो जाए कहां। अल्टीमेटली अगर कांग्रेस के अंदर आत्मग्लानि इतनी हो गई, अगर ये कांग्रेस के अंदर वापिस भी आना चाहते थे तो ये आ नहीं पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इनके पास एकमात्र विकल्प बन के सामने आया है। तो इन्होंने अब करता क्या करता, ना इधर जा पाता ना उधर जा पाता। अब ऐसा है कि जो भी इनके मुंह में आता है, अब मेरे को बताइए, आप आज से 2 महीने पहले राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा जी अगर कुछ गलत हो भी रहा था, अगर मान रहा था, तो इनको मल्लिकार्जुन खड़गे जो माननीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक, उनके पास इंफॉर्मेशन तो आ रही है, चाहे कुकू सरकार के अधिकारी दे रहे हैं, कोई ना कोई तो दे रहा है। चाहे वो एडीबी की वर्कशॉप की बात थी, चाहे वो सिंगल टेंडर की इसकी बात थी जो शिमला पेयजल सप्लाई का है, जो दुगने दामों पे दे दिया गया। और उसमें इन्हों को यहाँ तक पता है कि मेयर भी आपके हैं, सुक्खू जी के दोस्त हैं, उन्होंने इतराज किया कि ये गलत है। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह है शहरी विकास विभाग के, उन्होंने भी इतराज किया। यहाँ तक की जानकारी इनके पास कैसे पहुंच रही है? मेरी एक बात सुनिए, अब देखिए ये सरकार के अंदर रहे हैं और दोनों जो थे सरकार के अंदर काफी, कोई विधायक बन के कोई मंत्री बन के, सबके अपने अपने कनेक्शन है। ये बात बिल्कुल गलत है कि सरकार सबके अपने अपने कनेक्शन से, हो सकता है ये कोई जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन इनकी जानकारी कितनी पुख्ता है इस बात के ऊपर मैं संदेह प्रकट करता हूं। इनकी कोई जानकारी भी पुख्ता नहीं है। आप जिस टेंडर की शिमला नगर निगम जलापूर्ति की आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं इसकी डीपीआर 2022 में बनी थी और 2022 के अंदर इसका टेंडर भी लगाया गया था। लेकिन कोई अगर ये बोलते कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो ये वो डीपीआर कितने करोड़ की बनी थी, जरा बताएंगे आप? 472 करोड़ की बनी थी और टेंडर 472 करोड़ की डीपीआर बनी थी। इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों की गई? और वही कंपनी आ रही है बार बार बीजेपी के टाइम में, जिसका रद्द भी हुआ टेंडर। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की और राजनेताओं की मिली भगत पे उंगली उठी है, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। या टेंडर, इस तरह के टेंडर जो दुगने दामों में किए जा रहे हैं, क्योंकि लोन उठा के किए जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन है, ये सारी चीजें इनकी रिपेमेंट भी होनी है। स्टेट देखिए डॉक्टर साहब, अगर इस तरह से देखिए, अब उस टेंडर के अंदर कुछ चीजें एड ऑन भी हुई हैं, आप ये चीजें मान के चलिए कि उसके अंदर बहुत सी चीजें एड ऑन भी हुई हैं, और जिस तरह का वो पहले जिसकी डीपीआर घड़ी गई थी वो नहीं है, उसके अंदर बहुत सी चेंजेस भी की गई हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर फिर भी अगर इसके अंदर कोई अगर धांधली हुई है तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसकी पूरी की पूरी जांच कराएंगे कि ये कैसे हुआ है। अगर ऐसा होता है, अगर देखिए जहां तक भ्रष्टाचार का मसला है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार 1% भी जो है इससे सहमत नहीं है। वो 1% भी इन चीजों की, अगर ये कुछ इस तरह की कोई चीज घटित हुई है, लेकिन चुनावों के दिनों के अंदर इस तरह की, और जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जीरो हो चुकी है, वो इस चीज को लगाए। भारतीय जनता पार्टी या पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज को बोले तो ठीक है, कांग्रेस के आदमी, कांग्रेस के जो लोग हैं वो इसका जवाब देंगे। लेकिन राजेंद्र राणा जी और सुधीर शर्मा जी अगर इस तरह की बातों को कह रहे हैं तो उनका आधार है क्या, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही है? डॉक्टर साहब, मेरे को ये नहीं बात समझ आता है। उन्होंने तो अपने साथ 4 और विधायकों को उनका सत्यानाश करके रख दिया है उन्होंने,
है ना। एक तो बेचारा अभी नया नया विधायक बना था, उसकी तो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ही उम्र के लिए डाउटफुल हो गई। तो देखने का मतलब यह है कि जैसे अब इनके ऊपर और भी कोई टारगेट इनको नहीं मिलता है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर लांछन लगाने का सीधा सा मतलब ये है, खड़ा होना पड़ेगा, पार्टी को और मंत्रियों को खड़ा होना पड़ेगा। कोई आज की डेट में खड़ा नहीं हो रहा, आरोप लगातार लगते जा रहे हैं और जनता के मन में संशय बन रहा है, उस संशय को निकालना पड़ेगा। जनता के मन में डॉक्टर साहब कोई संशय नहीं है। आज की डेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज की डेट में जनता अगर इसके ऊपर संज्ञान लेगी, तो जैसे ही लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसके बाद ये चीजें आएंगी। आज जितने भी ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे मनगढ़ंत मुद्दे हैं, और जनता जानती है कि जनता को बरगलाने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसी कोई प्रक्रिया होती है, तो जैसे ही आपके चुनाव ओवर होते हैं, खत्म होते हैं, उसके बाद ये चीजें आएंगी, अगर आती हैं। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हुई हैं, ये सिर्फ चुनावों के मुद्दे उठाने के कोई, आज तक तो पिछले 1 साल तक तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गुणगान करते रहे। राजेंद्र राणा जी के विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जाते रहे। चुनाव जब कसौटी पे आदमी आता तभी खड़े होते हैं। संजय जी बोलना चाह रहे थे। जी संजय जी। जी देखिए, एक तो जो सांख्यान जी बोल रहे हैं कि विधायकों के पास जमीन नहीं है, आपको याद रखना चाहिए कि विधायक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य बने हैं, और पार्टी ने एक विश्वसनीयता के ऊपर उनको टिकट दिया है, और ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है उनको पुनः चुन करके जो है वो विधानसभा के अंदर भेजना। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस क्या रीस करेगी? भारतीय जनता पार्टी की जो 414 सीट से 40 के ऊपर आकर के सिमट गई, हम 2 पे थे, 400 और 400 के पार जा रहे हैं। तो दूसरी चीज, आप कहते हैं मुद्दा भैया जी आपके चैनल पे ही मैंने उठाया था, बद्दी के अंदर एशिया का सबसे बड़ा दवा हब जो है, दवाइयों का मेडिकल हब जो है सबसे बड़ा अगर बना तो बद्दी बना मैन्युफैक्चरिंग में, और वहां पे मैंने आपको उठाया 28,000 किलो सफोरियस ड्रग्स, एक कंपनी बाहर की विदेशी कंपनी के नाम के ऊपर ड्रग सप्लाई करके चली जाती है। वो मुद्दा जब ड्रग अथॉरिटी के संज्ञान में आता है, एफआईआर होती है, वो पंचकुला स्थित कंपनी जो है उसके ऊपर एफआईआर के अंदर दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी के लिए वारंट निकलता है, वो हाई कोर्ट के, वो कोर्ट से जो है वो स्टे लेते हैं। जब बद्दी के मामले में सारी सरकारें मौन रहती, चाहे वो आपकी हो, चाहे अब सुक्खू जी की है, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी की थी, चाहे वो धूमल जी की सरकार थी, चाहे जयराम जी की थी, मौन रहती है। पता नहीं बद्दी में क्या है सर, इस तरह का क्या चीज है बद्दी में कि मौन रहती है। चलिए अब चर्चा को विराम देंगे, समय हो गया है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में बागी विधायक सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा, जो कि अब चुनाव में भाजपा के टिकट से उतर चुके हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को और उनके मित्रों को लगातार निशाने पे ले रहे हैं। उनके पास कुछ जानकारियां सरकार के कौन अधिकारी पहुंचा रहे हैं, उनके पास पहुंच रही हैं, कुछ ऐसी जानकारियां पहुंच रही हैं जिनका वो दावा कह रहे हैं और दावे के साथ उल्लेख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, हमारे पास तो और भी कुछ है, सरकार में बड़े पैमाने पे गड़बड़े हो रही हैं। आज हमने चर्चा की वहीं पे बद्दी रोटीवाला नालागढ़ जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसके छींटे कहीं ना कहीं हर सरकार में जो मुख्यमंत्री या मंत्री विधायक जो भी रहते हैं वहां के, उसके दामन पे आज तक गिरते आ रहे हैं। कीर्ति जी ने भी कहा वहां पे व्यवस्थाएं ऐसी हैं वो जो चलती हैं, सरकार कोई भी हो, लेकिन राजेंद्र राणा और ये लगातार उस सारी व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री की तरफ घेर रहे हैं। और भी कई मामले हैं जिन पे आज हमने चर्चा की। इसकी सच्चाई क्या है, कांग्रेस पार्टी को इस पे खुलकर मंत्री लोगों को, कंसर्न विभागों के जो मंत्री हैं उनको बयान देना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मुख्यमंत्री पे अगर आरोप है तो मुख्यमंत्री को भी ध्यान देना चाहिए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि उनको भी घेरा जा रहा है। उनके नदौन हल्के में विलेज कॉमन लैंड की खरीदो फरोख्त की बातें हो रही हैं, जहां पे एडीबी के पर्यटन विभाग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं वहां पे। तो इन सब चीजों का जवाब जनता को चाहिए। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की और आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।